ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। ये क्लास जो है वो मैथमेटिक्स का है, जो काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि मैथ्स का क्लास हमारा कब स्टार्ट होगा। अभी हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स में भी पहले ये सोचना था कि हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका बहुत सारा सेक्शंस है। यदि हम देखें तो ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, फिर हमारा कैलकुलस भी है ना। देखा जाए तो मैं यदि क्लास 12th के सिलेबस को लेके आपका ये मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हमारा 11th का भी स्टार्ट होगा, है ना। इसमें 12th में जो मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट्स हैं वो आपके कैलकुलस के हैं। एक्चुअली में जो आपका कैलकुलस है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो 11th में आपके पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ आपके 12th में। 11th में आप लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़ा होगा, जैसे आपका सेट का पार्ट है, उसके बाद लिमिट पढ़ा होगा, फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना होगा, रिलेशंस के बारे में जाना होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत आपने डिफ्रेंशिएशन वगैरह पढ़ा होगा। ये जो है कैलकुलस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो 11th में हैं। और उसके बाद का जो पार्ट्स हैं, जैसे मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन हुआ, उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कर्व एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स आपके 12th में हैं। और फंक्शन का भी आपका जो है आधा से ज़्यादा पोर्शन जो है हमारा 12th में पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 11th वाले पोर्शन का कुछ भाग छोड़ूंगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th और 12th ऐसे करके हम लोग डिवाइड करके जो है अपने सिलेबस को नहीं लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊँगा वो कैलकुलस पूरा जो है वो कवर अप करूँगा, क्योंकि ऐसे में तोड़ तोड़ के पढ़ाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर जो है जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर अप करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जो भी हमारा दूसरा बुक होगा। जैसे यदि मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा, आई एम गोइंग टू फिनिश अप दैट ऑल टॉपिक्स इनसाइड द अलजेब्रा टॉपिक, है ना, अलजेब्रा बुक, है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट। मतलब अभी सीक्वेंस आपका जो है वो देखेंगे कैसे क्या करना है, बट अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपका 12th का मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाएगा वो है कैलकुलस। थोड़ा सा इसको लिस्ट डाउन करते हैं कि हमारा जो कैलकुलस है वो कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे। जो हमारा बुक होगा वो है कैलकुलस, और इसमें क्या क्या हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक होगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा फंक्शन, है ना। फंक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट, लिमिट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इसको हम लोग एओडी भी बोलते हैं, इसको एओडी बोलते हैं, इसको एमओडी बोलते हैं, शार्ट्स में बहुत सारे नाम हैं। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट, ठीक है। इसके बाद यदि हम इंटीग्रल में चले जाएं तो यहाँ से हमारा अगला जो टॉपिक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगला हो जाएगा हमारा कर्व एरिया। कर्व एरिया कैसे नहीं लिखते हैं, कर्व एरिया को लिखते हैं हम लोग ऐसे, कर्व एरिया को लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज कर्व एरिया, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतने टॉपिक जो हैं वो हमारे कवर अप होंगे कैलकुलस के अंदर।
सो पहला टॉपिक होगा हमारा फंक्शन में भी फिर हम लोग उसको तोड़ेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फिर लिमिट होगा, लिमिट के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। ये सब हो जाने के बाद फिर देखेंगे कि इस डेरिवेटिव का जो हमने अभी तक में सीखा उसका एप्लीकेशन क्या है और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है ना। सो वो टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो ये हमारा पूरा जो है जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसको इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये हो गया हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस को भी दो सेक्शंस में ऐसे बांट सकते हैं। सो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। सो इसमें पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा और इधर में हमारा इंटीग्रेशन वाला होगा। सो इंटीग्रेशन में जो हमारा पहला टॉपिक होता है वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसको दो टॉपिक हम लोग देखेंगे। सो एक देखेंगे कर्व एरिया और दूसरा देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा जो कैलकुलस का सिलेबस है वो ऐसे बटा हुआ है। आगे भी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैथ्स के और सिलेबस जो है वो कैसे आपके बढ़ेंगे। जैसे आपका अलजेब्रा का पार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का। सो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मेजॉरिटी ऑफ जो आप बोल सकते हो, यदि आपको लगता है कि मेरे पास समय कम है ना, और मुझे IIT निकालना है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समय कम है और मेरे को मैथ्स में अच्छा मार्क्स भी जो है वो लाना है, सो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 2 पोर्शन कर लो सो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे पहला सेक्शन में बोलूँगा कैलकुलस आप पूरा कवर अप कर लो, एक सब्जेक्ट आप कैलकुलस पढ़ लो मैथमेटिक्स में एक पार्ट, और दूसरा पार्ट कर लो आप कोऑर्डिनेट। ये 2 बड़े बड़े पार्ट्स हैं, 2 बड़े हैं। उसके बाद यदि आपके पास समय बच जाता है सो काफ़ी आसान सा एक आपका जो बुक है वो है 3D। उसके बाद यदि थोड़ा और समय बचता है सो आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी आसान टॉपिक है। सो ऐसे करके आप ये सब टॉपिक जो है मतलब कैलकुलस पे कमांड होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पे कमांड होना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगता है कि समय कम है तो आपके पास ये 2 टॉपिक से आप अपना काम चला सकते हो, और इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैक्सिमम आज मतलब जो है आप तकरीबन 50 से 60% तक जो आपका है मैथमेटिक्स में मार्क्स ये 2 जो टॉपिक हैं कैलकुलस और कोऑर्डिनेट मिल के दे देंगे। और साथ में यदि आप बोनस रखना चाहो सो बोनस के लिए आप यूज़ कर सकते हो 3D, प्रोबेबिलिटी वगैरह, है ना। और छोटे मोटे टॉपिक तो आपको आते ही होंगे, है ना, जैसे APGP वगैरह हुआ, और थोड़ा बहुत देख लें तो बाइनोमियल हो गया, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यदि ईजी सवाल आते हैं तो वो बन ही जाते हैं। सो ऐसे कर करके आप जो है एक एक क्वेश्चन, सो मैथमेटिक्स में यही है आपका स्ट्रैटेजी, यही होना चाहिए कि भैया मुझे सवाल बनाना है। और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। केवल थ्योरी समझ लेने से मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत वेरिएशन है ना। उसमें आपका थिंकिंग डेवलप होना काफ़ी ज़रूरी है। सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो अब इसमें आप मेरे से पूछोगे कि सर इसमें कौन कौन से हम बुक पढ़ें, है ना, को कैलकुलस के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। सो मैं बोलूँगा कि यदि आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे सो स्टैंडर्ड बुक में सीखने के लिए सब लोग बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलता हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग भी अपने समय में जब हम लोग IIT का प्रिपरेशन करते थे सो उसमें वही बुक प्रेफर होता था। सो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है वो है I.A. मरून साहब, है ना। सो I.A. मरून साहब का बुक है कैलकुलस का, काफ़ी अच्छा बुक भी है, कॉन्सेप्चुअल बुक है। सो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावे जो मेरा सबसे फेवरेट बुक है जहाँ से आप कैलकुलस वाकई में सीख सकते हो, कैलकुलस को फील कर सकते हो, है ना। सो उसके एक राइटर हैं, सो मैं वो नाम लिखता हूँ, जेम्स स्टीवर्ट। सो आपका कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट। ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत मोटा किताब है ना। सो उसमें आपको देख देख के पढ़ना होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आउट ऑफ सिलेबस भी होंगी। सो मैं बेसिकली इसी बुक को मैं कोशिश करता हूँ कि फॉलो करूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपके जनरल लाइफ से भी एग्जांपल्स लिए रहते हैं। मतलब बेसिकली मैथ्स का जो है वो फीलिंग जनरली होता क्या है, फिजिक्स को हम देख सकते हैं,
फिजिक्स दिखलाई देता है कि अच्छा बॉल यहाँ से गिरा ना, करेंट यहाँ से इसमें फ्लो कर रहा है, बल्ब जलने लगा। मैथमेटिक्स का वैसा कुछ दिखता नहीं है। सो मैथमेटिक्स को कैसे फील किया जाए, मैथमेटिक्स कहाँ पे है ना। सो मैथमेटिक्स आप देखोगे तो हर एक जगह पे अवेलेबल आपको मिलेगा। सो मैथमेटिक्स को मैं जनरल लाइफ से भी थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स आपको दिखलाई भी दे, मैथमेटिक्स को आप फील भी कर सको। सो वो फीलिंग जो है वो जेम्स स्टीवर्ट साहब के किताब में आपको मिल जाती है, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन कि आखिर ये फंक्शन है क्या, है ना। सो मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शन, एक एक टॉपिक हम लोग करेंगे। सो पहला हमारा टॉपिक होगा फंक्शन। आफ्टर फिनिशिंग फंक्शन मैं क्या करूँगा, लिमिट, फिर ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग बढ़ेंगे। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको फंक्शन समझ में नहीं आता होगा। है भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है भी फंक्शन आपका, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। फंक्शन को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि पूरे कैलकुलस का यदि आप, हो सकता है कि आपसे सवाल बन जाए, है ना, बट एक्चुअली में कैलकुलस क्या है, जो हमारे फंक्शंस हैं, जो कैलकुलस में हम लोग करते क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, लिमिट का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब, यदि मीनिंगफुल सेंस में यदि आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे और कैलकुलस को पढ़ोगे तो उसके लिए इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। बिना इसके आप इस कैलकुलस को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सवाल हो सकता है आप बना लो, लेकिन जो समझना है कि कैलकुलस को, मतलब आप जो होता है कि कैलकुलस आपका हैंडी हो गया। सो यू हैव अ पावर और यू आर गोइंग टू गेट द पावर टू यूटिलाइज दिस कैलकुलस इन एनी वेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए इसको समझना जरूरी है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट का सवाल है, ऐसे ऐसे इसको सॉल्व किया था, हमको इतना बनाने आता है, बट व्हाट इज लिमिट एंड व्हेन आई हैव टू अप्लाई लिमिट इन जनरल लाइफ और जनरल लाइफ सिचुएशंस, सो वो चीज़ आपको नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए इस कैलकुलस को समझना होगा कि कैसे सिचुएशंस में हम लोग कैलकुलस को यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका डिफरेंशियल हो, चाहे आपका इंटीग्रल हो। और उसको समझने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा फंक्शन को। सो मैं डायरेक्टली फंक्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं एक एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि फंक्शन है क्या, है ना। सो सपोज हमारे पास, हमने मान लिया कि हमारे पास एक मशीन है, एक मशीन को हमने ले लिया। अब मशीन ले लिया, सो किस चीज़ का मशीन है, सो मेरा फेवरेट है चिप्स मेकर मशीन। मतलब ये मशीन क्या करता है, चिप्स बनाता है। सो चिप्स बनाएगा, इसमें कुछ भी डालेंगे उसका क्या बना के देगा, आपको चिप्स बना के दे देगा। सो यदि मशीन है तो हमको कुछ डालना होगा। सो इट हैज़ सम इनपुट। यदि मैं यहाँ पे देखूँ, सो इसका कुछ इनपुट होगा, है ना, जहाँ पे हम डालेंगे। जैसे मेरे को चाहिए आलू चिप्स चाहिए, सो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इनपुट में आलू डालूंगा। सो ये मशीन उसको क्या करेगा, चिप्स बना के आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू आउटपुट। सो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब ये मशीन है, सो ये मशीन बनाता क्या है आपका, सो ये चिप्स बनाता है। तो इसमें आप इनपुट में डालो, आउटपुट में ले लो। लेकिन अब यहाँ पे हर एक मशीन का एक बाउंड्री होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ इस मशीन के बारे में, सो इस मशीन के बारे में बोलूँगा, इसमें आप आलू डाल दो, आलू चिप्स मिल जाएगा, टोमेटो डालो, टोमेटो चिप्स मिल जाएगा, आप ओनियन डालो, ओनियन चिप्स मिल जाएगा, पानी डालो, क्या पानी चिप्स मिलेगा, नो, नहीं मिल सकता। सो कहने का मतलब क्या है, मैं बतलाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इस मशीन का ये इनपुट है। सो इस इनपुट पे एक बाउंड्री है। कहने का मतलब है कि इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो उसका आपके पास एक लिस्ट होगा, जो मशीन के मैनुअल के साथ मिलता है ना। जनरली आप देखोगे कि कोई भी मशीन के साथ एक मैनुअल होता है और उस मशीन को कैसे यूज़ करना है, उसका इनपुट आउटपुट वगैरह क्या होगा, उसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन रहता है। सो इस इनपुट पे आपके कुछ लिमिटेशंस होंगे कि 1 2 3 4 आइटम आप इसमें डाल सकते हो जिसका ये चिप्स बना के देगा। सो हमारे पास एक लिस्ट आएगा,
और इसी लिस्ट को हम लोग मैथमेटिक्स में सेट भी बोलते हैं, कि कलेक्शन ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ एनी थिंग इज गोइंग टू बी नोन एज द सेट, है ना। सो ऐसे यदि हम इनपुट यहाँ पे डालेंगे, सो यहाँ पे यदि मैंने आलू डाला, सो इसका करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे भी एक लिस्ट मिलेगा। सो यहाँ पे यदि मैं आलू डालूँ, सो यहाँ पे मिलेगा आलू चिप्स। यहाँ पे यदि मैं ओनियन डालूँ, सो मिलेगा ओनियन चिप्स। यदि मैं यहाँ पे सपोज़ टोमेटो डालूँ, तो यहाँ पे मिलेगा टोमेटो चिप्स। यहाँ पे और कुछ भी डालूँ तो उसका चिप्स मिलेगा। सो इस तरीके से करके यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। मतलब जैसा हम यहाँ पे डालेंगे वैसा यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आलू डालोगे तो यहाँ पे आपको ओनियन चिप्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप यहाँ पे डालोगे वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। सो इस चीज़ को मैं मैथमेटिक्स में करता हूँ। सो इनपुट पे एक बाउंड्री, आउटपुट पे एक बाउंड्री, और आउटपुट का जो बाउंड्री है वो इसके करस्पॉन्डिंग है ना। सो जैसा आप इनपुट यहाँ पे डाले हो वैसा ही आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो बाउंड्री हमने इनपुट पे लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्लियर? इस इनपुट पे जो बाउंड्री लगाया और ये सब जो एलिमेंट आए, सो ये जो मेरे पास एक सेट मिला इनपुट का, दिस सेट इज नोन एज डोमेन। और यहाँ पे एक एक डोमेन के एलिमेंट को यहाँ पे डालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको मिलेगा, सो दैट थिंग इज रेंज। ये क्या कहलाएगा? रेंज। सो इसको मैथमेटिक्स में समझते हैं। सेम चीज़ है आपका फंक्शन। फंक्शन भी कुछ नहीं है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। सो ये हो गया हमारा फंक्शन। सो फंक्शन क्या है? एक मशीन है। फंक्शन क्या है हमारा? एक मशीन है। मशीन में हमको इनपुट डालना होगा। सो दिस इज इनपुट। और जैसे ही मशीन में इनपुट डालोगे, आपका जो फंक्शन है वो इस पे ऑपरेट करेगा, मतलब काम करेगा, इसको कुछ चेंज करेगा जैसा फंक्शन होगा, जैसा ये मशीन होगा। मैंने यहाँ पे बात किया है चिप्स मेकर का। ये आपका वोल्ट मेकर हो सकता है, ये आपका स्क्रू मेकर हो सकता है, गियर मेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जैसा मशीन वैसा इनपुट। सो हर एक मशीन के लिए अपना इनपुट होगा। जैसा मशीन होगा, अब मशीन होगा आपका, मान लो सपोज गियर बनाने का, अब उसमें बोलो कि नहीं टमाटर डाल देते हैं और टमाटर का गियर बना लेते हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सो यहाँ पे जैसा मशीन होगा उस मशीन के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट भी डिफाइंड होगा कि भैया यदि ये आपका गियर बनाने वाला मशीन है, सो इसमें आयरन होगा, आप आयरन का मेटल डाल सकते हो। उसमें भी आपका रिस्ट्रिक्शन होगा कि सर्कुलर डालोगे कि रेक्टेंगुलर डालोगे, क्या डालोगे, है ना। सो ये ऐसे ऐसे करके आपके जो हैं यहाँ इनपुट पे और रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। और ये इनपुट किस पे डिपेंड करता है? इस मशीन पे। ये मशीन कौन सा है ना। सो जैसा मशीन उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट, और ये इनपुट इसमें डाला, सो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट। सो इस इनपुट को बोलेंगे डोमेन, दिस इज मशीन, सो दिस इज फंक्शन, एंड दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी रेंज। सो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे हमारा आ गया आउटपुट। क्या आ गया? आउटपुट। सो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में इसको दिखलाते हैं हम लोग कि ये हमारा x है। सो इनपुट को हम लोग x से दिखलाते हैं और आउटपुट को हम लोग y से दिखलाते हैं। क्लियर? और फंक्शन को हम लोग f से दिखलाते हैं। फंक्शन को किससे दिखलाएंगे? f से। अब इस बातों को लिखेंगे कैसे कि इनपुट हमने इसमें डाला और ये हमको आउटपुट मिल गया। सो हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट का हमने जगह बनाया और इस इनपुट में हमने डाल दिया x। अच्छे से समझना, मैं नोटेशन बतला रहा हूँ, है ना, कि कैसे लिखते हैं। और y इट इज़ गोइंग टू बी, ये इनपुट का हो गया। सो यहाँ पे मैंने इनपुट डाला और इनपुट पे कौन काम करेगा? फंक्शन। ये फंक्शन काम करेगा। जब फंक्शन काम कर देगा तो ये अब मेरा है, ये मेरा आउटपुट है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आउटपुट। सो दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो ऐसे दिखलाते हैं इस पूरे मेथडोलॉजी को। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं।
So this part is your input and this is function and this is your output. बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। सो इस फंक्शन में आपके 3 एलिमेंट हैं, आउटपुट है, फंक्शन है और इनपुट है। सो इनपुट, फंक्शन, आउटपुट। सो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अलग अलग टाइप, जैसे मशीन यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके मशीन्स हो सकते हैं। सो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी फंक्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसा फंक्शन वैसा हमारा करस्पॉन्डिंग आउटपुट और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा इनपुट भी रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये फंक्शन जो है मेरा स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये किसी नंबर को ना स्क्वायर करके आउटपुट देता है। तो मैं बोलूँगा कि ये स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका काम कैसे होगा और इस बात को हम लिखेंगे कैसे। सो जो भी इनपुट होगा ना उसको ये स्क्वायर कर देगा, ये इस मशीन का काम है। सो हम लोग बोलेंगे कि f में आप कुछ भी इनपुट डालो, सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x के स्क्वायर के बराबर। तो ये फंक्शन x पे काम करके कुछ ऐसा करता है और यही हमारा आउटपुट है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ऐसे इस तरीके से फंक्शंस को हम लोग डिनोट करते हैं। सो सपोज मैं यदि इसी स्क्वायर को बोलूँ और मैं बोलूँ यहाँ पे 2 डालो, सो आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये स्क्वायर फंक्शन है, 2 का स्क्वायर 4। इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। सो बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ इनपुट कितना डाला, 2। सो देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x का स्क्वायर, सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4। सो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं। सो जैसा भी इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट होगा। और यहाँ पे अब x जो है, अब चूंकि ये फंक्शन है, सो इस फंक्शन का ये इनपुट x है। सो इस इनपुट पे कुछ हमको कंडीशंस होगा, क्योंकि ये फंक्शन x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होगा, मतलब फिजिबल होगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, जैसे फंक्शन में हम बात करें यहाँ पे, सो एक फंक्शन लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x और मैं बोलूँ कि -5 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं निकल सकता। x का वैल्यू यदि मैं बोलूँ कि -5 है, x का वैल्यू -5 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, सो ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू -5 और ये फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट निकालने वाला है, तो यहाँ पे -5 जाती है, क्या करेगा आपका, जैसे अभी के टर्म में हम बात करें, हैंग कर जाएगा, क्योंकि आपने इनपुट इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया है। सो कहने का मतलब है कि ये यदि स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, स्क्वायर रूट काम करता है, तो लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और थोड़ा सा और एक लाइन और मैं ऐड करके लिखूँ, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सो यदि ये स्क्वायर रूट निकालने वाला फंक्शन है, सो इस इनपुट पे हमारे पास एक बाउंड्री है। सो बाउंड्री कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, मतलब x वाला क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव और रियल नंबर होना चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पे x पे बाउंड्री लग गया, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आप बोलोगे x का वैल्यू हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, उसके बीच में ये मेरा मशीन जो है वो अच्छे से काम करेगा। मतलब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में यदि सारे पॉजिटिव वैल्यू लो तो ये फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 0 से पहले का आपने कोई भी वैल्यू ले लिया, -1 -2 कुछ भी आपने निगेटिव वैल्यू ले लिया, तो ये फंक्शन काम करना बंद कर देगा। मतलब ये आपका जो है वैसे वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो वैसे x के वैल्यूज़ जिस पे ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम करे, सो वैसे x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन का डोमेन। सो डोमेन कहने का मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफाइंड। ये फंक्शन वैसे x के वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, सो वैसे x के वैल्यूज़ के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर हो जाएगी, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि डोमेन, रेंज, एक और टर्म आएगा, हम लोग सारी बातों को बात करेंगे, है
है ना। क्या क्या इसमें टर्म्स हैं, सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डोमेन क्लियर हुआ। डोमेन में क्या है हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सो अच्छे से समझ लो, किसी भी फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए, किसी भी फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए या फंक्शन को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए x पे कुछ बाउंड्रीज होती है। कहने का मतलब है x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होते हैं जहाँ पे वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम करता है। सो वैसे जो आपके पार्ट्स होंगे, वैसे जो वैल्यूज़ होंगे x के जिस पे ये फंक्शन अच्छे तरीके से काम करेगा, सो वैसे x के वैल्यूज़ के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्लियर। सो यहाँ पे x के वैल्यूज़ को हम लोग डोमेन बोलेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा, सपोज मैं यहाँ पे x के जगह पे रखता हूँ, x का वैल्यू रखता हूँ 4। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 बिकॉज दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ पे रखता हूँ मैं 9, सो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे रखता हूँ मैं 16, सो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 4। क्लियर। सो कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे बतलाना क्या चाह रहा हूँ कि x का जो डोमेन है, x के जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ यदि मैं इस फंक्शन में डालूँ सो मेरे को एक नया वैल्यू देगा और वो नया वैल्यू का मेरे पास एक सेट तैयार होगा। सो उस सेट को बोला जाता है रेंज। उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज। मतलब इस डोमेन के वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन से ऑपरेशन के बाद जो वैल्यूज़ हमको मिलेंगे उसके सेट को हम लोग रेंज बोलेंगे। क्लियर। फंक्शन ने काम करके जो हमको आउटपुट दिया वो पूरे आउटपुट को हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। एक और इसमें टर्म आता है को डोमेन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं कि सर ये को डोमेन क्या है, ये को डोमेन क्या है, ये को डोमेन क्या होता है। सो को डोमेन कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। कुछ नहीं समझ में आता, जितना कुछ होता है सब को डोमेन में। जैसे आपको दिया रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे बोलूँ सो नंबर हमारा कुछ आएगा। तो चूँकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर डाला है तो यहाँ पे मेरे सारे ये फंक्शन है स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे। और मैं बोलूँ कि मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है जिसमें सारे नंबर हैं ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। सो ये सारे नंबर आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो वैसे को हम लोग बोलते हैं को डोमेन। बात नहीं क्लियर हुई होगी। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा चिप्स मेकर मशीन है। चिप्स मेकर मशीन जो है वो बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के चिप्स मेकर हो सकते हैं और बहुत लिमिटेड भी हो सकते हैं। मान लिया कि ये जो चिप्स मेकर है ये मान लो दो ही चीज़ का जो है ये चिप्स बना सकता है, एक आलू का और एक ओनियन का, पोटैटो का और ओनियन का, दो चीज़ का ये बना सकता है। यहाँ से आप इसमें इनपुट में क्या डाल सकते हो, केवल पोटैटो और ओनियन, इसके सिवा आप कुछ नहीं डाल सकते। सो पोटैटो डालोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, पोटैटो चिप्स, और ओनियन डालोगे तो ओनियन चिप्स। इसके सिवा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर। यदि यहाँ पे हमने पोटैटो डाला तो यहाँ पे मिलेगा पोटैटो चिप्स, यहाँ पे यदि हमने ओनियन डाला तो हमको यहाँ पे मिलेगा ओनियन चिप्स। अब इसमें आप कुछ और डाल नहीं सकते क्योंकि मशीन के मैनुअल में लिखा है कि इसके इनपुट में बस दो ही चीज़ जाना चाहिए, पोटैटो और ओनियन। इसके सिवा कुछ भी डालोगे ये मशीन ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, है ना। सो आप उसमें पोटैटो डाल सकते हो, ओनियन डाल सकते हो और इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये चीज़ मिला। सो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज एंड व्हाट इज को डोमेन। सो को डोमेन होगा मार्केट में आपका जो है कितने तरह के चिप्स मिलते हैं। सो मार्केट में यदि आप लिस्ट निकालोगे तो अलग अलग टाइप के आपको चिप्स मिलेंगे, बहुत सारे, है ना। सब कंपनी अपना अपना कुछ कुछ बनाता है। सो ये जो आपके पास लिस्ट है, ये जो जितने मार्केट में अवेलेबल हैं, दिस इज व्हाट इज को डोमेन। इस बात को, को डोमेन को, इस को डोमेन को आपके मशीन से कोई लेना देना नहीं है। आपका मशीन क्या करता है क्या नहीं करता है ना।
मार्केट में क्या अवेलेबल है उसका एक लिस्ट बना जो आपको दिया रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है, इसका कोडोमेन निकालो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोडोमेन को फंक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। बात समझ में आ गई? सो मार्केट में जितने भी ये जो काम कर रहा है ऐसे करके यहाँ पे जितने भी आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हैं उसको बोलेंगे कोडोमेन। सो कोडोमेन यहाँ पे आपका, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, पोटैटो चिप्स, ओनियन चिप्स, टोमेटो चिप्स, और क्या बोल सकते हैं, बनाना चिप्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बहुत सारे आपके चिप्स मिलेंगे। सो उन सब का जो यहाँ पे लिस्ट बनेगा, दैट इज द कोडोमेन। और अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इस कोडोमेन को इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपको एक लिस्ट दिया हुआ कि देखो भैया ऐसे चीज़ें होती हैं। बात समझ में आ गई? ये जो है ये आपको वैल्यू दिया रहेगा। अभी हम नोटेशन भी देखेंगे कि नोटेशन में कैसे इसको दिखलाते हैं। सो इनपुट के वैल्यूज़ को डोमेन, आउटपुट के वैल्यूज़ को रेंज, और यहाँ पे ये कोडोमेन। सो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में और सेट में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? यदि मेरे पास एक सेट दिया हुआ है और उसमें से मैं कुछ एलिमेंट निकाल के उसका एक सेट बना दूँ तो उसको बोलते हैं कि वो जो सेट है वो इसका सबसेट है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी ई, ये मेरे पास एक सेट है। मैंने एक दूसरा सेट बनाया। दूसरा सेट क्या बनाया? इसी में से कुछ एलिमेंट मैं निकाल लूँगा। सो मान लो मैंने इसमें से बी और सी निकाल लिया। बी और सी इसमें से निकाल के एक नया सेट हमने तैयार किया और उसको नाम दिया बी। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो बी है ये ए का सब सेट है, मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट है। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी इज सबसेट ऑफ ए। और कभी कभी हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी लगाते हैं। ये इक्वालिटी का साइन क्या है कि ये जो सेट है ये इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब ए बी सी डी ई, यदि मैं एक दूसरा सेट डिफाइन करूँ जिसमें ये पांचों एलिमेंट लेके बना दूँ, तो आप वो सेट बोलो या ए बोलो, दोनों बात बराबर। सो बी इज इक्वल टू ए। क्लियर? सो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं यहाँ पे देखूँ, सो कोडोमेन में मेरे पास पूरा लिस्ट है कि मेरे पास चिप्स मार्केट में इतने तरह के अवेलेबल है। सो दिस इज माय कोडोमेन। और इसमें मेरा मशीन जो है ये दो ही बनाता है। सो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट निकाल लिया। सो क्या बोलेंगे कि ये वाला जो मेरा सेट है दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट, और इसको बोला जाता है कोडोमेन इज नथिंग बट अ सुपर सेट। इसको एक नाम दिया जाता है सुपर सेट। सो रेंज क्या है? इसी में से कुछ एक आध दो एलिमेंट निकल के यहाँ पे मैंने एक सेट बना दिया जिसको मैंने नाम दिया रेंज। और ये सेट कैसे बना है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मशीन। सो हम लोग यहाँ पे यदि इस कॉन्सेप्ट को देखें, सो इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट निकाल के इसको बनाया एक नया सेट। सो मैंने बोला कि ये वाला जो है वो इसका सबसेट है। सो यदि इसी पैटर्न पे बोलें, सो ये कोडोमेन दिया हुआ है जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा चिप्स का लिस्ट है। इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट निकाल के यहाँ पे एक सेट बना दिया और इस सेट का नाम है रेंज। सो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका मशीन दे रहा हो वही मार्केट में अवेलेबल हो, उससे ज़्यादा अवेलेबल ही ना हो। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेंज जो है दिस इज गोइंग टू बी सबसेट एंड इक्वल टू कोडोमेन। आई थिंक अभी कोडोमेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे अब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और इस फंक्शन के वैल्यूज यदि पहले से आपको दिए रखे होंगे, है ना, पहले से जो वैल्यू दिया रहेगा कि y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, सो वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। रेंज का वैल्यू आपको कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। रेंज का वैल्यू आपको कभी फंक्शन में और सवाल में नहीं दिया रहेगा, है ना। डोमेन का कभी कभी वैल्यू आपको दिया रहता है, कभी कभी आपको निकालना भी पड़ता है। सो सवाल डोमेन पे भी बनते हैं। फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब उस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x के वैल्यू का सेट निकालो जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर? तो वैसे करके हम लोग डोमेन को निकालते हैं और यहाँ पे रेंज होता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? सो इसका डिनोट में देखिएगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ, चलो। सो इसको ऐसे लिखते हैं, f such that some bracket tends to
देखो ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब जनरली ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, फंक्शन के केस में। सो यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ क्या है, सो दिस इज फंक्शन, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा, सो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया रहेगा वो किसका दिया रहेगा, डोमेन। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो डोमेन, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा कोडोमेन। रेंज तो आपको दिया ही नहीं रहेगा, कभी नहीं, रेंज आपको कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। कोई भी सवाल होगा उसमें आपको डोमेन दे सकता है, कोडोमेन दे सकता है, और रेंज कभी नहीं दिया रहेगा, है ना। सो फंक्शन यदि ऐसा लिखा हो इस टाइप से, सो इसमें बोलते हैं कि यहाँ वाला जो पार्ट है जो f के साथ लगा हुआ है इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और एरो के बाद जो आता है ये फंक्शन का कोडोमेन होता है। मतलब डोमेन मीन्स x का वैल्यू f(x), यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये इनपुट वाला पार्ट है। सो x का जो सेट है तो यहाँ पे x का सेट दिया, सो दिस इज डोमेन, और इस पर ऑपरेट हुआ तो ये बना y। सो y का वैल्यू जो आपको दे दिया, मतलब मार्केट में क्या अवेलेबल है उसका एक लिस्ट दे दिया, सो ये आपका बन गया कोडोमेन। क्लियर। सो इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको कैलकुलस का, आप जब फंक्शन का सवाल देखोगे सो कुछ इस टाइप से लिखा रहता है ना। सब बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान देना है। यदि आपको एडवांस का कैलकुलस का सवाल आपको सही तरीके से बनाना है, सो एडवांस में इसका बड़ा इम्प्लीकेशन है ना। कभी कभी आपके वैल्यूज जो आते हैं वो इस डोमेन से बाहर चले जाते हैं। यदि आपने वो आंसर लिख दिया तो पूरा का पूरा सवाल चला जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन यहाँ पे दिया रहेगा, है ना। सो बातों को ध्यान देना है। इसको, इस चीज़ को यदि ये फंक्शन ऐसे डिफाइन करके दिया है सो इसका यूज़ होता है। सभी इस फंक्शन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द रियल नंबर एंड हुज कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर। रेंज के बारे में हमें कोई पता नहीं है ना। सो फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसका डोमेन है और जिसका कोडोमेन आपको दिया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग सारे फंक्शन को समझते हैं। सो आई होप आपको ये फंक्शन का बेसिक फाउंडेशन, ये बेसिक फाउंडेशन है। धीरे धीरे हम लोग इस बात को आगे जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़ेंगे, बट यहाँ तक आपका फंक्शन का फाउंडेशन है कि आखिर ये फंक्शन है क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। सो फंक्शन का जो यूज़ है वो है आपका डिज़ायर कैसा है ना। आपका जैसा डिज़ायर है वैसा फंक्शन यहाँ लगाएंगे और इनपुट पे वो वैसा काम करेगा और आपका डिज़ायर आउटपुट मिल जाएगा। सो फंक्शन इज़ नथिंग बट अ मशीन जो आपके डिज़ायर को पूरा करता है ना। सो वैसे आपके मैथमेटिक्स में बहुत सारे डिज़ायर होते हैं। सो मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप के डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइप के मशीन्स, मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। सो बिफोर आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ फंक्शन, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये फंक्शन आपको कैसे पहचानोगे, क्योंकि आपने सेट में पढ़ा होगा एक होता है फंक्शन, एक होता है रिलेशन, है ना। तो एक रिलेशन भी है और एक फंक्शन भी है। सो फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ फंक्शन और रिलेशन। तो यदि मैं बात करूं इसके डिनोटेशन की, तो मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी को भी यूज़ कर लेता हूं और उसमें भी थोड़ा सा जो है वेन डायग्राम टाइप से थोड़ा दिखला देता हूं। सो सपोज ये मैंने एक सेट लिया, सेट ए, या हाँ चलो एक सेट हमने ए लिया, इसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे एक हमने सेट लिया जिसमें है 1 2 3 4 5 और इस सेट का नाम दिया B, और ये है मेरे x के वैल्यूज़ और ये है मेरे y के वैल्यूज़, और इस इनपुट के इस पे मैंने ऑपरेट किया एक फंक्शन से, और यहाँ पे हमारा इनपुट रहेगा, है ना। सो एक फंक्शन इस पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँगा,
सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यदि मैं लिखूँ इस बात को, मैं यदि मैथमेटिक्स में लिखूँ तो यही वाला बात मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये वाला जो बात है मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। सो अच्छे से देखना, y इज इक्वल टू फंक्शन इनपुट में यदि मैंने डाला a, इनपुट में यदि मैंने डाला a, सो आउटपुट में हमको क्या मिला 3। ऐसे ही यदि मैंने इनपुट में डाला b, इनपुट में डाला b का वैल्यू यहाँ पे डाला, सो b का करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2। और यदि हमने देखा f ऑफ c डाला, सो f ऑफ c हमको मिला 5। आप ऐसे लिख सकते हो अब आसानी से, f ऑफ d लिखें, सो f ऑफ d हमारा हो जाएगा 4। सो आपसे पूछेगा कि बताओ फंक्शन का डोमेन क्या है। सो डोमेन में आपने a b c d आपने लिख दिया। सो मैं बोलूँगा देखो डोमेन कुछ नहीं है, डोमेन क्या है मेरा a, b, c, d, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है आउटपुट है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिस पे ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपसे पूछेगा कि रेंज क्या है। सो मैंने क्या बतलाया, रेंज क्या होता है। सो जो मैंने इनपुट डाला है उस इनपुट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो हम सेट बनाएंगे, दैट सेट इज रेंज। सो रेंज यदि मैं लिखूँ, सो रेंज क्या हो जाएगा, सो ए का करस्पॉन्डिंग 3, इसका 2, इसका 4, इसका 5, मतलब 2, 3, 4, 5, ये हो गया रेंज, क्योंकि इस फंक्शन का आउटपुट है 3, 2, 5, 4। और आप लोग जानते हो कि सेट लिखने में इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 4, कुछ भी है ना, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, उससे इस सेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें लिखने का जो ऑर्डर है वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, देखिए सेट बी के बारे में। सो सेट बी में तो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको दिया हुआ है, जिसमें से एक का तो हमने कोई यूज़ ही नहीं किया। सो ये जो पूरा सेट दिया हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी द को डोमेन। क्लियर। सो को डोमेन मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा को डोमेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सो दिस इज व्हाट इज को डोमेन। सो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शंस के डोमेन, रेंज और को डोमेन को हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। सो कैसा भी फंक्शन यदि आपको दिया हुआ हो, सो उस फंक्शन में आप देख सकते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर इनपुट। ये बोलते हैं, ये मैपिंग इसको बोला जाता है थ्रू द फंक्शन f, और ये हमारा ऐसा आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पे ये जो सेट दिया ये पूरा मेरा को डोमेन हो गया। यदि इसमें सारे एलिमेंट आ गए तो जो हमारे रेंज कहलाएंगे वो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हमारे वो इनपुट कहलाएंगे। सो ये एक इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। थोड़ा ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो है वो मेरा फंक्शन है और कौन सा जो गिवन रिलेशन है वो रिलेशन है और फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखो, सो हर एक पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू है, हर एक पॉइंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू है। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। सो ध्यान से मेरी बात को सुनना कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो वैसे रिलेशन का मतलब होता है x और y के बीच का, है ना, कि यदि x चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा y कैसे चेंज करता है। सो वैसे रिलेशन जिसमें x के जो आपका x का आप कुछ भी वैल्यू रखते हो, सो उस वैल्यू के लिए y का एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होना चाहिए, है ना। और आपको ध्यान रखना होगा कि x के दो वैल्यूज़ के लिए, मतलब x के मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए y का सिंगल वैल्यू नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। मतलब डोमेन में यदि आप दो अलग अलग चीज़ डाल दो, जैसे मैंने मशीन में बोला था, सो मशीन में मैं आलू डालूं या प्याज डालूं, आउटपुट में हमेशा मेरा आलू जो है आलू चिप्स नहीं मिलेगा,
है ना। यदि ऐसा मिलता है तो वो फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। सो एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी आपका एलिमेंट है ना, सो एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक आउटपुट होगा। यहाँ से एक एलिमेंट डालने से आपको यहाँ पे दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बात समझ। इसको हम लोग मैपिंग में कैसे देख सकते हैं। सो सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका यदि ग्राफ आपको पता होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि इसमें से आप कोई भी x का वैल्यू लो, सो इस x के करस्पॉन्डिंग एक y है ना। कोई सा भी x ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक y है। कोई सा भी x ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग एक y है। यदि ऐसा कुछ कंडीशन रहता है कि एक x के लिए आपको एक ही y है, सो वैसे को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। जैसे मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसा होता है। सो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ होता है। सो दिस इज x एंड दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, सो किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए आप देखोगे, सो इसका एक वैल्यू यहाँ पे भी होगा और x वैल्यू यहाँ पे भी, मतलब दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं। एक x का वैल्यू यदि मैं x1 ले लूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे y1 भी मिल रहा है और यहाँ पे y2 भी मिल रहा है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज अ फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा जो है वो थ्योरम क्या बनेगा। सो यहाँ पे थ्योरम ये बनेगा कि देखो इसको टेस्ट कैसे करेंगे। सो एक टेस्ट ऐसा बोला गया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस। इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जस्ट वंस। If it intersects the graph of the function just once, then it represents a function. And if it does not, then it is simply a relation. Clear? So कहने का मतलब क्या है कि आप y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचो। यदि वो लाइन ग्राफ को एक बार काटता है सो वो ग्राफ फंक्शन है, और यदि वो एक बार से ज़्यादा काटता है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी काटे, सो वो फंक्शन नहीं है। वो क्या बन जाता है, वो हमारे लिए सिंपल एक रिलेशन है। सो फंक्शन को यदि ऐसे ब्रॉडली देखा जाए, सो फंक्शन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन मेरा बड़ा सा हो गया, उसमें से कुछ रिलेशन जो है वो फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शन है इट इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रिलेशन। सो रिलेशन का आप यदि एक सेट बनाओ, सो उस रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो फंक्शन की तरह काम करेंगे, है ना। सो वैसे जो सेट बना दें, सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ अ रिलेशन। जैसे वहाँ पे देखा था रेंज इज सबसेट ऑफ योर कोडोमेन, सो वैसे ही जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा हमारा, सो फंक्शन इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ अ रिलेशन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। सो यदि मैं इस पर एक एग्जाम्पल लूँ, चलो आप बतलाओगे कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। सोचते रहो कौन सा फंक्शन है। मैं ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स बना रहा हूँ।
हाँ जी, सो हमने 4 ऑप्शन और 4 ग्राफ बनाए हैं। सो इसमें से कौन कौन सा जो है वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। सो मैंने बोला कि ग्राफ पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे कहीं पे भी। सॉरी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हम लोग करेंगे क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन कहीं भी खींच लेंगे, है ना। और यदि वो लाइन ग्राफ को एक जगह पे काटता है, ग्राफ को एक जगह पे काटता है, सो वैसे फंक्शन, ऐसे जो ग्राफ्स हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। तो पहला मेरा फंक्शन है, सोच लिया। दूसरा, चलो सब एक जगह काट रहे हैं, सो ये भी फंक्शन है। इस पे एक एक ओ 2 जगह काट दिया, है ना। सो क्या ये फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये वाला एक ही जगह काट रहा है, यस दिस इज फंक्शन। सो कुछ ये रूल आप लगा के फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन और विच प्लॉट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? सो आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मशीन है और ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन कितने तरह के होते हैं, है ना। ये फंक्शन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसको कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को जानना काफ़ी ज़रूरी है। इस फंक्शन के कैटेगरी को जानना ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे, सो अलग अलग टाइप के फंक्शंस के क्या होंगे, उनके डेफिनेशंस होंगे। वो फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा कि भैया ये जो मशीन है मेरा इस एक्स के वैल्यू के लिए वैलिड है, ये वाला मशीन इस वैल्यू के लिए आपका जो है ये ऑपरेटिव है। सो सबसे पहले हमको इस फंक्शन के टाइप को जानना होगा, उसके बाद हर एक टाइप के डेफिनेशन को समझना होगा कि वो जो मेरा जो फंक्शन है वो x के किन वैल्यूज़ के लिए काम करता है और किन किन वैल्यूज़ के लिए। सो फंक्शन को हम लोग पहले कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद हर एक फंक्शंस के डेफिनेशन को देखेंगे कि वो किन किन x के वैल्यूज़ के लिए वैलिड है।